इस क्वेश्चन में हमें एक प्रेस रिलीज प्रिपेयर करना है जिसका टॉपिक है सेलिब्रेशन ऑफ विजिलेंस अवेयरनेस वीक टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग सिटीजन्स। अब सबसे पहले हम अगर इस पे प्रेस रिलीज कर रहे हैं, प्रेस रिलीज बना रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि विजिलेंस अवेयरनेस वीक है क्या। एक्चुअली हम जानते हैं कि इंडिया में करप्शन कितना ज़्यादा फैला हुआ है। करप्शन होता है कि ये तो सब आपको पता ही है, एक अनएथिकल और डिसऑनेस्ट बिहेवियर होता है जिससे जो पर्सन से जो पोजीशन है, जिनके पास पावर की पोजीशन है, वो उस पावर का मिसयूज़ करते हैं उनके सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। तो उस वजह से हमारा पूरा जो गवर्नेंस है वो इससे अफेक्ट होता है। लोगों तक उनकी जो एक्चुअल में जो राइट्स है वो पूरे पहुँच नहीं पाते हैं और इस वजह से ही इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो पूरा डेवलपमेंट प्रोसेस है, वो रुकी हुई है। इसीलिए करप्शन को कम करने के लिए और सिटीजन्स को करप्शन के अगेंस्ट अवेयरनेस फैलाने के लिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो करप्शन और इन सब चीज़ों से रिलेटेड एक इंस्टीट्यूशन है, वो हर साल एक वीक को विजिलेंस अवेयरनेस वीक की तरह सेलिब्रेट करती है। अब हमें इसमें सिटीजन्स को विजिलेंस के संदर्भ में हमें अवेयरनेस इंक्रीज़ करनी है सिटीजन्स के लिए। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि हमें विजिलेंस अवेयरनेस की वीक की ज़रूरत पड़ी क्यों। हम बता सकते हैं कि इंडिया की जो करप्शन में रैंकिंग है वो बहुत हाई है। जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है जो कि रिपोर्ट बनाता है, उसमें दिखाता है कि इंडिया जो है एक वन ऑफ द मोस्ट प्रोन कंट्रीज़ है करप्शन से। उस वजह से इसका जो डेवलपमेंट है वो रुका हुआ है और ये करप्शन है इंडिया के डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि करप्शन से गवर्नेंस पे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो प्रोग्राम्स और स्कीम्स के लिए जो मनी एलोकेट होती है वो ग्राउंड लेवल तक पहुँच ही नहीं पाती है। बीच में से इधर-उधर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, पॉलिटिशियंस है, ये उस मनी को यूज़ कर लेते हैं उनके सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। और लोकल लेवल पे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। उनकी जो छोटी-छोटी सी इश्यूज़ है, जैसे कि राशन मिलना, सर्टिफ़िकेट बनवाना, इसके लिए उन्हें रिश्वत देना पड़ती है और बहुत सारे इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं। साथ ही साथ अब इसके चक्कर में ही जो लोकल लेवल पे जो एम्प्लॉइज़ हैं छोटे-छोटे, वो भी इन इन करप्शन से बढ़ावा ले रहे हैं और वो भी लोगों को मजबूर कर रहे हैं ब्राइब देने के लिए। करप्शन से हम सब जानते हैं कि ब्लैक मनी इंक्रीज़ हो रहा है और इस वजह से ही हमारी जो कंट्री की इकोनॉमी है, उसको बहुत ज़्यादा नेगेटिवली अफ़ेक्ट हो रहा है। इसीलिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक ये पूरे वीक को सेलिब्रेट करता है विजिलेंस के तौर पे, ताकि हम लोगों में जागरूकता फैला सकें और इसीलिए वर्कशॉप्स कंडक्ट करता है और सिटीजन्स के मतलब बहुत सारे प्रोग्राम्स इनिशिएट करता है जिससे हम इजीली सिटीजन्स को जागरूक बना सके करप्शन के अगेंस्ट। इसमें हमें साथ ही साथ कुछ ऐसी स्टेप्स भी लिखनी है जिससे सिटीजन्स खुद आगे आएँ और करप्शन के अगेंस्ट खड़े हों। जैसे एथिकल प्रिंसिपल्स को फ़ॉलो करना, हम अपना काम को पूरा करना और ईमानदारी से करना, हम हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट को और नेशनल इंटरेस्ट को ऊपर रखना। जो सिटीजन्स हैं उनमें गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ भी आते हैं, तो ना ब्राइब ले और ना ब्राइब दे। हम सिटीजन्स ही हैं जो ब्राइब देते हैं, इसी वजह से जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं, पॉलिटिशियंस हैं, इनको ब्राइब लेने का मौका मिलता है। तो हमें लोगों को और ऐसा सोसाइटी में ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट लाना है कि हम करप्शन के अगेंस्ट सब साथ में खड़े हों। हम इसमें जो पोटेंशियल है, जो करप्शन के ख़त्म होने का, वो भी बता सकते हैं कि करप्शन ख़त्म होने पर जो भी हमारी जो मनी एलोकेट हो रही है, वो हम तक पहुँचेगी और हमारी कंट्री जल्दी ही डेवलपिंग से डेवलप्ड फ़ॉर्म में आएगी और जो वीकेस्ट सेक्शंस है, जो पुअरेस्ट ऑफ द सेक्शंस है, जो हंगर है, इन सब चीज़ों को हम ईज़िली टैकल कर पाएँगे। इसी पॉज़िटिव नोट पे हम इस प्रेस रिलीज़ को कंक्लूड करेंगे। हेलो एवरीवन, हमारा ऐसे का टॉपिक है सोशल एक्सेप्टेंस ऑफ सरोगेसी। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि सरोगेसी है क्या। सरोगेसी बेसिकली एक अरेंजमेंट है। इसमें जनरली दो स्टेक होल्डर्स होते हैं। एक होते हैं कपल जो कि फ्यूचर पेरेंट्स हैं और एक होती है सरोगेट मदर। सरोगेसी पार्ट है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी वो होती है जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, असिस्ट करती है। इसमें जो इंटेंडेड पेरेंट्स होते हैं वो कुछ रीजंस की वजह से, जैसे कि मेडिकल रीजंस होते हैं, इन वजह से अनफिट हो जाते हैं। मे बी वो जैसे कि बर्थ नहीं दे सकते या फिर जो बर्थ देने में वुमेन की जो लाइफ है उसको काफ़ी डेंजर होता है। इस वजह से सरोगेसी का रोल आता है इसमें। इन केसेस में जहाँ पे कि मेडिकल रीजंस रहते हैं और पेरेंट्स अनफिट होते हैं चाइल्ड को नेचुरली बर्थ देने में, इसलिए सरोगेट मदर है उसकी हेल्प ली जाती है और पूरी बर्थ प्रोसेस को प्रोसेस किया जाता है। अब हम सरोगेसी की सोशल एक्सेप्टेंस पर ऐसे लिखना है। इंट्रोडक्शन हम ऐसे स्टार्ट करेंगे कि जैसे कि आजकल जो सरोगेसी है वो बहुत कॉमन होती जा रही है, ये मेन स्ट्रीम सोसाइटी का पार्ट बनती जा रही है। पहले हमें यही सुनने में आता था कि सिर्फ सेलिब्रिटीज़ हैं, रिच पीपल हैं, वही इस मेथड का यूज़ करते थे। बट आज जो सिचुएशन है वो बदल गई है। आज जो कॉमन मैन है, जो सोसाइटी में कॉमन लोग हैं, वो इसकी जो एडवांटेजेस है वो जान रहे हैं और ईजिली इसकी तरफ उनका एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है। हम में से बहुत सारों के ऐसे फ्रेंड्स होंगे या रिलेटिव्स होंगे जहाँ किसी ना किसी ने सरोगेसी की हेल्प ली होगी बर्थ प्रोसेस को पूरा करने में। जो गवर्नमेंट है वो भी एक्टिवली पॉलिसीज से, उनकी स्कीम से सरोगेसी को प्रमोट कर रही है और इसके लिए लॉज वगैरह बना रही है ताकि सरोगेसी को अच्छे से रेगुलेट किया जा सके और लोगों को इसको पूरा का पूरा बेनिफिट मिले।
इसका जो सोशल एक्सेप्टेंस है उसका मेन रीज़न ये है कि जैसे जैसे हमारी सोसाइटी प्रोग्रेस करती जा रही है, वैसे वैसे जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे हैं, इनोवेशंस हो रहे हैं, जैसे कि मेडिकल फील्ड में सरोगेसी हुआ है, इनको हम अपनाते जा रहे हैं क्योंकि हम इनकी जो इंपॉर्टेंस है अपनी लाइफ में वो देख रहे हैं। तो हम रीजंस बताएंगे कि इनका रीज़न क्या है। जो सबसे पहला रीज़न मैं आपको जैसे बता चुका हूँ कि सोसाइटी की प्रोग्रेस है। हाँ, प्रोग्रेस को दिया जाता है कि जो हमारे लिए बेनिफिशियल चीज़ें हैं ना, जो हम उसके लिए हम इसलिए पॉजिटिव अप्रोच रखें, क्योंकि जो सोसाइटी को एक्चुअली जो हम सभी को बेनिफिट कर रही है। इसमें साथ ही साथ ग्लोबलाइजेशन का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। हम जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जहाँ पर सरोगेसी को बहुत पहले ही अपना लिया गया था, जहाँ पे ये इजीली और सक्सेसफुली कंडक्ट हुई है, हम उन चीज़ों को देख रहे हैं और हमने देखा है कि सक्सेसफुली कैसे सरोगेसी को वहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है। उसी से इंडियन सोसाइटी में भी इनके लिए ग्रेटर एक्सेप्टेंस हो रहा है और हम आज सरोगेसी को कॉमनली देख रहे हैं। जो एजुकेशन लेवल्स जो सोसाइटी में बढ़ रहे हैं वो एक बड़ा फैक्टर है इसके सोशल एक्सेप्टेंस में। हम सब ने सुना होगा कि नॉलेज इज़ पावर, और एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में। इंडिविजुअली देखा जाए तो हम सभी को अभी फ्रीडम चाहिए, एक लाइफ चाहिए डिग्निटी वाली, जहाँ पे कॉमन रेस्पेक्ट और हमारे जो एम्बिशंस हैं उनको हम फुलफिल कर सके, जो हमारे टारगेट्स हैं, जो हमारे गोल है, जैसे कि हमें कैसी लाइफ जीनी है। इसलिए हम सरोगेसी जैसी प्रैक्टिसेस हैं जो कि हमें हमारी लाइफ को और हेल्पफुल बना रही है और क्वालिटेटिव बना रही है, उसके लिए हम पॉजिटिव अप्रोच रख रहे हैं। साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि इसमें कोई हार्म नहीं है। जो कपल्स है, जो अननेचुरल रीजन है, जैसे कि मेडिकल रीज़न या किसी वजह से अनफिट हो जाते हैं, उनको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अब हम देखेंगे कि इसमें इश्यूज़ कहाँ पर है सरोगेसी में, जिस जो सोशल एक्सेप्टेंस नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से सोशल एक्सेप्टेंस नहीं हो पा रहा है और जो सोसाइटी वो एक तरह से नेगेटिव एटीट्यूड भी अपना रही है। हम अभी रिसेंट में एक मूवी आई थी, शायद उसका नाम मिमी था। हम उसमें बताया गया था कि जो फॉरेनर्स है वो इंडिया आते हैं और वो एक सरोगेट मदर को ढूंढते हैं, उसको मॉनिटरी कंपनसेट करते हैं और बाद में कुछ रीजंस की वजह से वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं, और जो जो सरोगेट मदर है वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। बट इस वजह से इन सब के कारणों की वजह से वुमेन का ना एक्सप्लोटेशन बढ़ रहा है। साथ ही इसमें एक फैक्टर इन्वॉल्व होता है मॉनिटरी कंपनसेशन का। उस वजह से सोसाइटी में ग्रीड आ रही है। इससे जो कपल्स हैं वो उसको सरोगेसी को ऐसा सोशल हेल्प के बजाय मनी के लिए प्रमोशन मिल रहा है। साथ ही साथ इसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि वुमेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को फोर्सफुली सरोगेट मदर्स बनाया जा सकता है, कि जहाँ पे भी उनको उनकी मर्जी नहीं है फिर भी उन्हें सरोगेसी के लिए फोर्स किया जा गया हो। जो वे फॉरवर्ड होगा और कंक्लूजन होगा वो इन सभी चैलेंजेस को काउंटर करने पे होगा। हम कैसे पॉजिटिवली सरोगेसी को हमारी सोसाइटी में डेवलप कर सके और सोशल एक्सेप्टेंस बढ़ा सके। सबसे पहले हमें जो सरोगेसी है उसको सोसाइटी में कैंपेन्स के थ्रू उसके पॉजिटिव्स को बताना होगा और ये कैसे हमारी लाइफ में के लिए और हम सबके लिए बेनिफिशियल है। हम इसे स्टार्ट करेंगे इसका एक अच्छे से रेगुलेशन के लिए गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ और लॉज के थ्रू कि हम कैसे इसको अच्छे से रेगुलेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी लास्ट ईयर गवर्नमेंट बिल लेके आई थी, सरोगेसी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल। उसमें गवर्नमेंट ने कुछ प्रपोजल्स पेश किए हैं, जैसे कि जो मॉनिटरी कंपनसेशन है और जो मॉनिटरी कमर्शियल सरोगेसी जो हो रही है उस पर बैन लगाया गया है, और जो सोशल सरोगेसी है जिसमें आप खुद आगे से ही बिना कोई मनी इन्वॉल्व की सरोगेट मदर बनने के लिए आप अप्रोच करते हैं। इन्हीं सब चीज़ों पे हम इसको एंड करेंगे पॉजिटिवली कि सरोगेसी को हमें मॉनिटरी नहीं, हमें सोशली एक दूसरे की हेल्प करने के लिए प्रमोट करना चाहिए। हेलो एवरीवन। इस पिक्चर डिस्क्रिप्शन में हमें दिख रहा है कि एक वुमेन है, वो चल के जा रही है और उसके सर पर एज यूजुअली हम देखते हैं कि मटका रखा रहता है, पानी के मटके रखे रहते हैं। जैसे कि राजस्थान में बहुत ज़्यादा फेमस है ये चीज़ें, मतलब कि लोग वुमेन्स को सेक्शंस जो रहती हैं सोसाइटी की, उन्हें किलोमीटर्स तक, माइल्स तक चल के जाना रहता है पानी लाने के लिए, क्योंकि वाटर स्कैरसिटी की इशू है। तो जनरली उस सेंस में है ये। बट हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मटके की जगह प्लैनेट्स को रख रखे हैं, एक तरह से पूरा यूनिवर्स, ब्रह्मांड को रखा हुआ है वुमेन के हेड पर। तो ये हमें उस कंटेक्स्ट में बताता है कि जैसे वुमेन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि दूर दराज तक जाकर पानी लाना मटके से, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, उनका एक इशू रहता है, ऐसे पूरा ब्रह्मांड का जो बोझ है ना उनके सिर पर रख दिया गया है। पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड का बोझ है, पूरी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जैसे कि फ्रॉम चाइल्ड बर्थ टू देयर ग्रेव, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, इन द सोसाइटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी वुमेन सेक्शन से सोसाइटी के उन पर डाल दी जाती है। जबकि हम देख सकते हैं जो हमारा कल्चर है, इसकी जो रूट्स है, इसमें जो वैल्यूज़ रहती है वो वुमेन ही इनकलकेट करती है सोसाइटी में। फिर भी ये ओवरऑल डिस्क्राइब करते हैं कि उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो बर्थ से ग्रेव तक कैसे इंक्रीज होती है और एक्सपेंड होती है। वुमेन की सबसे ज़्यादा मोस्ट सेलिब्रेटेड प्रेजेंस रहती है ऑल ओवर द लाइफ एस्पेक्ट ऑफ अवर्स।
मतलब उनकी प्रेज़ेंस जो हमारे लिए है, मतलब हम देख सकते हैं कि हमारी बेटी हो सकती है, हमारी माँ हो सकती है, हमारी बहन हो सकती है, कोई भी रिलेशन हो सकता है। और यही हम वुमेन ही है जो सोसाइटी को एक पावर देती है लाइफ़ बनाने के लिए। लाइफ़ नॉर्मल नहीं रहती है, आपको भी पता है। जो घर बनता है, हाउस और होम में यही डिफ़रेंस है। हाउस तो एक स्ट्रक्चर रहता है, होम जाके फैमिलीज़ से बनता है। बट इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मिलने के बाद भी एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है जो हम देखते हैं वुमेन सेक्शंस के अकॉर्डेंस में। जिसके हम देख सकते हैं कि वुमेन को इंडिया में वर्शिप किया जाता है एज़ अ गॉडेस, बट उनको शेम भी किया जाता है बहुत सारे मल्टीपल वेज़ में। ये वुमेन होना इट्स नॉट ईज़ी टू फाइट फॉर देयर बेसिक राइट्स, बेसिक ह्यूमन राइट्स। उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलती है, उन्हें जो ऑर्थोडॉक्स सेक्शन रहते हैं उनके अगेंस्ट लड़ना पड़ता है। दे एक्चुअली कीप ऑन फेसिंग डिफरेंट प्रॉब्लम्स थ्रू आउट डिफरेंट फेजेस ऑफ देयर लाइव्स। हम बात कर लेते हैं चाइल्ड बर्थ जैसे ही उनका होता है, तो उनको बहुत सारे उन्हें हो सकता है फीमेल फीटिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड जैसी सोशल लेवल्स का उन पे वो हो। और देख सकते हैं हम इवन जो हेल्थ और एजुकेशन रिसोर्सेज है वो भी उन्हें बहुत अच्छे से नहीं मिलते। जो मेल सेक्शन रहता है उनको डोमिनेंस दिया जाता है इस केस में। उनको स्कूल्स नहीं भेजा जाता, और भेजा भी जाता है तो उनको अच्छे स्कूल्स नहीं भेजा जाता है। प्राइवेट स्कूल्स और अच्छे रिसोर्सेज और अच्छी फैसिलिटीज़ जो बॉयज़ रहते हैं घर में उनको दिया जाती है। साथ ही साथ जो घर का जो वर्क है वो भी जनरली वुमेन ही को ही कराया जाता है। इवन जो छोटी छोटी बच्चियां हैं उन्हें जहाँ अगर पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी तो उन्हें काम करने के लिए भेजा जाता है। जिससे से थोड़ा से बड़ी होती है तो एक चाइल्ड मैरिज का इशू आ जाता है, उनकी जल्दी से शादी की जाती है। उसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं उनकी पूरी ओवरऑल लाइफ पे, उनकी हेल्थ पे, और उनकी जो अपॉर्चुनिटी रहती है करियर ग्रोथ की उस सब पे। प्रॉपर्ली एजुकेट नहीं किया जाता है। इवन स्कूल्स भी भेजा जाता है तो अच्छे स्कूल्स नहीं भेजा जाता है। इवन जो स्कूल्स हैं वहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि 5th या 6th क्लास के बाद बहुत ज़्यादा हाई ड्रॉप आउट रेट्स रहते हैं, क्योंकि टॉयलेट्स वगैरह और जो बहुत अदर जो फिजिकल फैसिलिटीज़ है ट्रैवलिंग की, ये सब उन्हें अवेलेबल नहीं होती है। और हम देख सकते हैं कि इंडिया में अगर जो हायर एजुकेशन है उसमें वुमेन का तो बहुत ही ज़्यादा मीगरे रोल है। मतलब ओनली अराउंड इट्स अराउंड 13% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। जो वुमेन सेक्शन है वो अगर वर्क भी करती है तो मेनली ऐसा बताया जाता है कि अराउंड 85% ऑफ द वुमेन वर्क इन इनफॉर्मल सेक्टर। उन्हें फॉर्मल सेक्टर में पोजीशंस ही नहीं मिलती है। और जो फॉर्मल सेक्टर है वहाँ पर भी एक कॉन्सेप्ट होता है ग्लास सीलिंग, मतलब एक लिमिट के बाद वुमेन को प्रमोशन नहीं मिलता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि अभी तक हमने वुमेन कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं देखी, अभी तक हमने वुमेन सीजीआई नहीं देखी। इवन जो प्राइम मिनिस्टर रहता है वो भी सिर्फ एक ही देखा है। इतने फ्रिक्वेंटली जितने मेल बनते हैं उतने प्राइम मिनिस्टर्स वुमेन नहीं बन पाते। इसका एक बहुत सारे रीज़न्स रहते हैं, जैसे कि जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है पिक्चर डिस्क्रिप्शन का, कि हमने पूरे ब्रह्मांड का बोझ उन पे डाल दिया है। अब आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे इतना ज़्यादा बोझ डाल दोगे, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दो कि तो वो ग्रो कैसे करेंगे? वो अपने जो करियर, उनका जो पोटेंशियल है लाइफ़ का, वो उनको एनफिसाच कैसे करेंगे? तो एक तरह से ये एक कॉन्ट्रडिक्टरी सिचुएशन प्रेज़ेंट करता है कि हमने उनको इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो दी है, बट उतनी ही पावर और अपॉर्च्युनिटी नहीं दी। जैसे कि चाइल्ड मैरिज हो जाती है या उनकी शादी हो जाती है तो उनको डोमेस्टिक वायलेंस फेस करना पड़ता है। इवन अगर हम देख सकते हैं कि उनके रिप्रोडक्टिव राइट्स नहीं है, उनको चाइल्ड बर्थ और बर्थ की जो फैसिलिटी तो दी है, बट उनको रिप्रोडक्टिव राइट्स अवेल नहीं होते हैं। इवन उनका बॉडीली इंटीग्रिटी है वो भी उनको नहीं मिलती है। वो शुरू में तो उनके पेरेंट्स के ऊपर रहती है डिपेंड, उसके बाद वो उनके हस्बैंड और इन लॉज पे डिपेंड हो जाती है, तो एक तरह से वो सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं बन पाती। इसीलिए हमें ये देखना है कि ये हाई टाइम है कि हम जो वुमेन का जो रोल है ना पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में, उसको समझें कि वो कितना इंपॉर्टेंट रोल हमारी लाइफ में प्ले करती है, और कैसे उनको दबाया जा रहा है, कैसे उनकी जो अपॉर्चुनिटीज़ है, उनका जो पोटेंशियल है उसका मिसयूज़ हो रहा है। उन्हीं पर छोटे बच्चों की केयर करना, इवन जो हस्बैंड वगैरह के फंक्शन करना, वर्क करना, हाउस होल्ड की पूरी जिम्मेदारी, घर के काम करना, इवन जो बुजुर्ग रहते हैं घर में उनको संभालना, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके पास आ जाती है। इससे उनके करियर्स में भी ब्रेक लगता है। तो अगर हमें पूरी की पूरा ये सिनेरियो चेंज करना है तो सबसे पहले हमें उनका रोल जो है वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, वो हमें चेरिश करना पड़ेगा कि हम कैसे उसको इतने टाइम तक हम उसे अंडरमाइन करते हैं, और कैसे उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो कितनी ज़्यादा है उसे हमें कम करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि उनके कौन-कौन से नए-नए वेज़ देखने पड़ेंगे जहाँ पे उन्हें इक्वली ट्रीट किया जाए एज़ कम्पेयर टू मैन, और एक तरह से ह्यूमन बीइंग वाले जितने भी सारे राइट्स हैं उन्हें इक्वली मिले। अगेंस्ट कोई भी एक्सप्लॉइटेशन, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये हमें इंश्योर करना पड़ेगा। उनको अच्छी से अच्छी हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज़ मिले ताकि उनका एम्पावरमेंट हो सके, सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो सके। हम एक कोड भी पढ़ते हैं इसमें जो हम लिख सकते हैं कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम इसका उल्टा देख रहे हैं कि वुमेन को ग्रेट पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो मिली हुई है बट ग्रेट पावर नहीं मिली हुई है। तो इस वजह से उनको जितनी जो कॉन्सिक्वेंट अथॉरिटी और सब जो रिक्वायर्ड अथॉरिटी और जो रिक्वायर्ड पावर है वो नहीं मिली हुई है एज़ कम्पेयर टू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़।
तो हमें इसी पे करना है कि जैसे कि हम इन सिचुएशन को जब समझेंगे, हम इसे चेरिश करने लगेंगे, तो हम आगे बढ़ेंगे, हम उनको इक्वली ट्रीट करने लगेंगे और ग्रेजुअल सोसाइटी में चेंज आएगा कि वुमेन को भी ऑन पर माना जाएगा मेन के। इसी ओवरऑल कंटेक्स्ट में हमें इस पिक्चर को डिस्क्राइब करना है। थैंक यू। Language Buddy Program Day 14. Question 1. As a senior health officer, you are monitoring the immunization drive in your subdivision. Write a letter in about 150 words apprising the collector regarding the ongoing drive and suggesting needful measures to achieve universal immunization. We have to write a letter in it to apprise the collector. एंड हमें इसमें फोकस करना होगा जो इम्यूनाइजेशन की ड्राइव चल रही है, और साथ ही साथ हमें कुछ अच्छे मेजर्स भी बताने टू अचीव द एम ऑफ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन। अब यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन का कंटेक्स्ट ये है कि इम्यूनाइजेशन की जो प्रोसेस है, जो ड्राइव चल रही है, ये सिर्फ पर्टिकुलर सेक्शंस तक ही, पर्टिकुलर पीपल तक ही ना पहुँचे नहीं, जबकि इसका जो एम है, जो कि इसका अल्टीमेट एम है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन का, वो फुलफिल हो। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन मतलब कि सभी सेक्शंस को इक्वली मिले, सभी लोगों के पास जाए। ऐसा नहीं हो कि कुछ कुछ जो रिमोटेस्ट कॉर्नर्स है, जो वल्नरेबल पीपल है, वो अभी भी इम्यूनाइजेशन को की ड्राइव के परे रह जाए, वो उनके जो बेनिफिट्स है उससे दूर रह जाए, और ऐसा ना हो कि उनकी हेल्थ इससे बाद में कॉम्प्रोमाइज़ हो। तो इसलिए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन मतलब ये सभी को इक्वली कवर करे। सबसे पहले हम इम्यूनाइजेशन प्रोसेस के ऊपर बात कर लेते हैं। ये एक प्रोसेस होती है जिससे हम इंडिविजुअल्स को वैक्सीन्स के थ्रू एक मतलब मेडिसिन के थ्रू प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमारा जो इंटरनल बॉडी है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, वो स्ट्रेंथन हो जाए, जो स्ट्रांग हो जाए, ताकि वो जो वायरस बैक्टीरिया इनसे जो डिसीजेज होती है, जो इन्फेक्शंस होते हैं, उनको अच्छे से फाइट कर सके, और हमारे जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारी बॉडी है, उसको अच्छे से उसका जो फंक्शनिंग रोल है वो प्ले कर सके, ताकि हमें बाद में ऐसा ना हो कि हम डिसीजेज से हॉस्पिटल्स में ही रहें, घर पे ही रहें, हम हमारा जो रोल है वो प्ले नहीं कर पाए, क्योंकि इससे जो हमारे देश को बहुत नुकसान हो सकता है, मेरी ह्यूमन कैपिटल है वो बहुत अफेक्ट हो सकती है, और जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको हम डेमोग्राफिक डिजास्टर में कन्वर्ट कर देंगे, अगर जो डिसीजेज है, जो इन्फेक्शन है, जो अभी डिसीजेज फैल रही है, ट्रॉपिकल डिसीजेज है, जैसे कि पोलियो हुआ, रूबेल्स हुआ, इनको के अगेंस्ट अगर हम फाइट नहीं कर पाए तो। सो अल्टीमेटली इम्यूनाइजेशन ड्राइव्स गुड हेल्थ। ये हमें प्रिवेंशन, जो डिसीजंस के अगेंस्ट जो प्रिवेंशन होता है, उसमें बहुत अच्छा इफेक्टिवली हेल्प प्रोवाइड करती है। हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे इसके लिए प्रोग्राम्स चलाए हैं। जो फ्लैगशिप इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, वो है मिशन इंद्रधनुष। इसका अल्टीमेट एम ही इम्यूनाइजेशन है। अब हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंस आएगी कि इसकी इम्यूनाइजेशन से हम बहुत सारी बीमारियों को हम आपस में फैलने के लिए, इंसानों में फैलने से रोक सकते हैं। जैसे कि पोलियो, आज से हम कुछ साल पहले की बात करें, डिकेड्स एगो, जो पोलियो है वो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट था। हर सिटी में, हर विलेजेस में, हर गाँव में, हर मोहल्ले में पोलियो के केसेस रहते थे। उस वजह से हमें बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा है। इवन अभी भी हम देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में रूबेला, मीसल्स की कितने ज़्यादा केसेस है। तो हम जो इम्यूनाइजेशन के थ्रू इन केसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं, इवन एलिमिनेट कर सकते हैं, जिससे कि हम देख सकते हैं कि इवन इंडिया इज अबाउट, शायद हो चुका है, या इट इज़ ऑन इट्स वे टू बिकम पोलियो फ्री कंट्री। साथ ही साथ जो इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको रीप करने में, उसके बेनिफिट्स देने में ये बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि हम देख सकते हैं अगर हमारा जो यूथ है, जो हमारा आज का युवा है, वो अगर डिसीजेस की और इनकी चपेट में रहेगा तो वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा, देश की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। साथ ही हम देख सकते हैं कि इंडिया में चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इनके जो रेशियोज़ है बहुत ज़्यादा है। उस वजह से हमारी ओवरऑल जो पॉपुलेशन है, जो ओवरऑल पीपल हैं, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। और हम सोशल जो इंडाइसेस है उन पे भी इंडिया की रैंक बहुत लो आती है। इवन बहुत सारे केसेस होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, जिस वजह से जो बेबीज़ रहते हैं, जो मदर रहती है, उन्हें सफ़र करना पड़ता है। साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि मेल न्यूट्रिशन है, वो भी एक इसका बहुत बड़ा कारण है इम्यूनाइजेशन के ना होने से। इंडिया में अराउंड 40% चिल्ड्रंस है वो अभी भी माल नरिश्ड है, और इसका मैंने अभी आपको लास्ट ऑडियो में बताया था कि 3 रीज़न्स होते हैं। उन्हें अच्छा खाना नहीं मिलना, उन्हें न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलना, और एक होता है कि न्यूट्रिशियस फूड मिलने के बाद भी उनकी बॉडी न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब नहीं कर पाए। तो उसका रीज़न यही रहता है कि अगर वो किसी न किसी डिसीज़ेज़ के चपेट में, कोई ना कोई डिसीज़ है, उनको कोई ना कोई इन्फेक्शन हो रखा होगा, तो जो हम उन्हें न्यूट्रियस फूड भी प्रोवाइड कर रहे हैं ना, वो भी उनकी बॉडी अच्छे से रीप नहीं कर पाएगी, उसको एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाएगी। इस वजह से जो इम्यूनाइजेशन ड्राइव है उसको हमें अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है, ताकि वो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन का जो हमारा एम है वो फुलफिल हो पाए, और लोगों तक जो इम्यूनाइजेशन का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो बेनिफिट्स हैं, वो पहुँचे। हमें साथ ही साथ ये भी बताना है कि जो इसके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन में कहाँ कमी हो सकती है, ताकि हम उसकी ध्यान रख सकें, और जो हमारा जो अल्टीमेट गोल है उससे कॉम्प्रोमाइज़ ना। सबसे पहले आता है लो फंडिंग। इस वजह से
ये जो इम्यूनाइज़ेशन की ड्राइव है ये सफ़र कर सकती है, इसलिए हमें कोशिश ये करनी है कि जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है ना वो ज़्यादा ना हो, हम बेनिफिट पे ज़्यादा फोकस करें। इसलिए हम हमारे रिसोर्सेज को सस्टेनेबली डिस्ट्रीब्यूट करें, उनको यूज़ करें, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, ताकि जो फंडिंग का है वो इशू ना आए। साथ ही साथ लोगों में अवेयरनेस कम है, तो ऐसा हो सकता है कि वो जो वैक्सीन से जो इम्यूनाइजेशन की जो इम्यूनिटी के लिए दी जाती है उसके अगेंस्ट है, उनको लेने से मना करें। तो हमें साथ ही साथ उस चीज़ पे भी फोकस करना पड़ेगा, और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि ये सिटीज़ तक ही लिमिटेड रहे, विलेजेस में और कुछ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जो वल्नरेबल सेक्शंस है, जो पुअर्स हैं, उनमें ना जाए। ऐसा हो सकता है, इसके पूरे चांसेस है कि इम्यूनाइजेशन के जो बेनिफिट्स हैं वो उन तक ना पहुँचे, तो इसकी भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा साथ के साथ ही। तो अब हमें इसमें जो कुछ मेजर्स बताने हैं ताकि जो हमारा अल्टीमेट एम है इम्यूनाइजेशन ड्राइव का फॉर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन वो अच्छे से हो सके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम फंडिंग की बात कर चुके हैं। सबसे पहले ये है कि हम जो रिसोर्सेज है जो ऑलरेडी वैक्सीन से, हम ये देखें कि उनका वेस्टेज ना हो, उनको प्रॉपर्ली हम ऑप्टिममली यूटिलाइज़ करें। ऐसा ना हो कि बहुत सारी वैक्सीन, जैसे कि हमने अभी कोविड के टाइम देखा हुआ था, जो कोविशील्ड वैक्सीन थी और जो कोवैक्सीन थी, वो उनको देखा गया था कि उनका बहुत ज़्यादा वेस्टेज हुआ था। इवन क्योंकि जो कोल्ड स्टोरेज वाला इंफ्रास्ट्रक्चर वाला वो इंडिया में इतना अंडर डेवलप्ड है, उस वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हुए थे। हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि उनका जो वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं हो और उनका बिल्कुल ही प्रॉपर्ली यूज़ हो, ताकि जो फंडिंग का इशू है वो उस पे हम ज़्यादा ध्यान दे पाएँ। साथ ही हमें इसमें डेडिकेटेड ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे, डेडिकेटेड ट्रेन्ड वर्कर्स को तैनात करना रहेगा, ताकि जो भी अनरीच्ड एरिया, जो रिमोट एरियाज़ है, जैसे कि इवन हम देख सकते हैं ओवरऑल इंडिया के, बट ये तो हमें कलेक्टर के उसमें लिखना है। तो जो ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट में कुछ जो विलेजेस हैं, जो कि अंडर डेवलप्ड सेक्शंस है सोसाइटी के, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पुअर सेक्शंस है, जो कि बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, जिनके जो सोशल इंडिकेटर्स है, हेल्थ एजुकेशन की पुअर है, उन पे हम सबसे ज़्यादा फोकस करें। हमारा अल्टीमेट एम यही होना चाहिए कि सबसे पहले इम्यूनाइजेशन के बेनिफिट्स उन्हें पहुँचे, क्योंकि वही हैं लोग हैं जिनको इम्यूनाइजेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमें एक टीम तैयार करनी पड़ेगी, जिनका उनका कमिटमेंट यही होगा कि वो कमिटेडली इन जो एरियाज़ हैं जहाँ पर भी ये सब इश्यूज़ हैं उन पर फोकस करें और इम्यूनाइजेशन के बेनिफिट्स वहाँ तक पहुँचाएँ। साथ ही साथ हमें भी ये भी इंश्योर करना पड़ेगा जो पर्टिकुलर सेक्शन, जैसे शेड्यूल कास्ट हुई, शेड्यूल ट्राइब्स हुई, ये हम देख सकते हैं कि इनका जो लेवल है वो भी बैकवर्ड है बहुत ज़्यादा। तो इनको हमें इंटरेक्शन, इनका जो इम्यूनाइजेशन की ड्राइव की टीम है उनके साथ बढ़ाना पड़े, ताकि जो आपस में ये ऑर्गेनाइज हो, लोगों को अवेयर करके उनके को भी इम्यूनाइजेशन के बेनिफिट्स पहुँचा पाएँ। अवेयरनेस के लिए आंगनवाड़ी वर्कर्स हुए, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हुए, एनजीओज़ हुए, इन सब का हमें हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि इनका जो इंटरेक्शन है वो डायरेक्टली पब्लिक के साथ रहता है और पब्लिक का भी इनमें ट्रस्ट है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट। सो हमें इनकी हेल्प लेनी पड़ेगी अच्छे से, इनकी कैपेसिटी हमें बिल्ड करनी पड़ेगी, ताकि हम इनकी कैपेसिटी को अच्छे से बिल्ड करें और तो जो हमारी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है उनको अच्छे से इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सकें और उनके जो आउटकम है वो हम अच्छे से देख सकें। साथ हम इसमें नोडल जो अधिकारी है, जो नोडल ऑफिशियल्स हैं, उनको तैनात कर सकते हैं। उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज़, एरिया वाइज़ डिवाइड कर सकते हैं, ताकि इसका जो इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट हो पाए पर्टिकुलर सेक्शन वाइज़, जो डिस्ट्रिक्ट में सेक्शन वाइज़ है। उसके साथ हम एक सेंट्रलाइज़्ड ऑफिशियल को भी बिठा सकते हैं, ताकि इनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो पाए। जैसे कि हमने कोरोना वायरस के टाइम जो वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, उसमें देखा गया था कि कहीं पे पर्टिकुलर एरिया में अगर वैक्सीन की एक्सेस है और कहीं पर अगर उसकी कमी है, तो हम देख रहे थे कि शाम तक जो वैक्सीन है जहाँ पे एक्सेस है वहाँ से जहाँ पर इसकी कमी थी वहाँ तक पहुँचाई जा रही थी। इससे हम ओवरऑल जो इम्यूनाइज़ेशन की ड्राइव है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएँगे। यही सब हमें इसमें मेजर्स लिखने हैं ओवरऑल। ये हमें 150 वर्ड्स में ही लिखना था, तो हम इसमें इतने ही लिखेंगे। इसमें हमें ये देखना है कि हमारी जो लैंग्वेज है उसकी अच्छे से उस पे हमें अच्छे से कमांड होनी चाहिए और हम इसको प्रिसाइज़ली लिखें। ऐसा नहीं हो कि हम किसी पॉइंट पे ओवर एक्सपेंड कर दें या किसी को अच्छे से रिप्रेज़ेंट ना करें। इसलिए ओवरऑल एक बैलेंस्ड जो लेटर है वो हमें लिखना है इसमें। थैंक यू। हमें फॉर्मल स्पीच लिखनी है, जिसका टॉपिक है सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी ड्राइवन एग्रीकल्चर फॉर न्यू इंडिया। सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे एग्रीकल्चर से, कि एग्रीकल्चर इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देख सकते हैं कि अराउंड 50% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर से लिंक्ड है, और इसका कंट्रीब्यूशन जो जीडीपी है में भले ही कम है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ इसलिए हमें एग्रीकल्चर में एक रिवोल्यूशन लाना है जो कि लॉन्ग टर्म रहे, और उस रिवोल्यूशन को हमें सस्टेनेबल लाना पड़ेगा। तो इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत क्रिटिकल और एक इम्पॉर्टेंट रोल है।
हमें इसे देखना है कि हमें एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाना क्यों है? इंडिया को क्यों सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी ड्राइवन एग्रीकल्चर की नीड है? हम देख सकते हैं कि जो अभी प्रेज़ेंट में जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो रहा है, उसमें फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है और साथ ही साथ जो प्रोडक्शन है क्रॉप की वो बहुत कम होते जा रही है। जो यील्ड लेवल्स हैं, वो बहुत कम होते जा रहे हैं। साथ ही साथ जो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस हैं, वो एग्रीकल्चर से बहुत ज़्यादा हैं। अभी प्रेज़ेंट में जो राइस कल्टीवेशन है, उसको वो वाटर को भी बहुत यूज़ कर रहा है। हम देख सकते हैं कि राइस के फॉर्म में हम एक्चुअली वाटर को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ जो धीरे-धीरे हम एक ही एक लैंड को यूज़ करते जा रहे हैं, जो सॉइल की क्वालिटी है और लैंड की क्वालिटी वो भी बहुत डिग्रेड होती जा रही है और जो सब्सिडीज़ वगैरह है, जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ है, वो भी अंडर डेवलप्ड है और फार्म मैकेनाइज़ेशन नहीं हो रखा है। इसलिए जो सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी है, वो हमें रिसोर्सेज़ का ऑप्टिमम यूटिलाइज़ेशन में हेल्प करेगी और जो एग्रीकल्चर वो सिर्फ़ अभी के लिए ही नहीं, जो आने वाली जनरेशन्स है, उनको भी इतना ही हेल्पफुल रहेगा। साथ ही हम इस स्पीच में चैलेंजेस भी मेंशन करेंगे कि जो सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी को अगर हमें एग्रीकल्चर में लाना है, तो इससे एसोसिएटेड चैलेंजेस क्या-क्या हैं। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि जो फार्मर है ना, वो हमारे अवेयर ही नहीं है। जो एजुकेशन लेवल है, वो बहुत कम है एक्चुअली विलेजेज़ में, जो रूरल एरियाज़ में जो फार्मर्स है, मेनली देखा जाता है कि उनका एजुकेशन लेवल इतना अच्छा नहीं है। उनको जो नॉलेज है, वो है, पर ट्रेडिशनल चीज़ों की है। जो अभी जो साइंटिफिक जो एडवांसेस हो रहे हैं, जो नई-नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही है, एग्रीकल्चर में जो यूज़ हो रहा है, फार्म मैकेनाइज़ेशन हो रहा है, इनके उनमें हम नॉलेज की इसमें एक कमी चीज़ है। और और देखेंगे कि जो सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी है वो बहुत एक्सपेंसिव है। हम देख सकते हैं कि जो फार्मर्स के पास क्रेडिट फैसिलिटीज़ नहीं है और इस वजह से जो टेक्नोलॉजी वो अनअफोर्डेबल है। और हम देख सकते हैं कि जो मनी लेंडिंग हो रही है इंडिया में वो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट्स पे हो रही है और जो फॉर्मल बैंकिंग चैनल्स है जिनके इंटरेस्ट रेट कम होते हैं जैसे कि जो नाबार्ड हुआ, रीजनल रूरल बैंक्स हुए, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हुए और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हुए जो कि फार्मिंग की में क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, उनका इतना ज़्यादा पेनिट्रेशन है नहीं। उस वजह से फार्मर्स को का डेब्ट बढ़ जाता है। इसलिए वो इन सब टेक्नोलॉजी से दूर रहते हैं। और जो टेक्नोलॉजीज़ है वो ऐसा तो है नहीं कि एक बार आपने अपना ली तो हमेशा के लिए हो जाती है। इनका मेंटेनेंस भारी पड़ता है और ऐसा भी इनके जो मेंटेनेंस के जो चार्जेज़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। साथ के साथ ही ऐसा भी देखा जाता है कि जो टेक्नोलॉजी है वो तो रूरल एरियाज़ में होगी, फील्ड पर जो जहाँ पर एग्रीकल्चर होता है। बट इनका जो मेंटेनेंस है और इनमें जो प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ होते हैं वो अर्बन एरियाज़ में मिलते हैं। तो उनको लाना ले जाना ये भी एक इसमें बड़ी चैलेंज है। और ऐसा भी नहीं है कि जो टेक्नोलॉजी हम आज यूज़ कर रहे हैं वो फ्यूचर में भी उतना ही लाभदायक रहेगी। हो सकता है इससे कोई अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाए और जो अभी की प्रेज़ेंट टेक्नोलॉजी है इसका इतना यूज़ रहे नहीं। तो एक इसमें ये भी चैलेंज रहता है। गवर्नमेंट की स्कीम्स है टेक्नोलॉजी के लिए उसका भी प्रॉपर ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन उतना अच्छे से हो नहीं पा रहा है। उस वजह से जो फार्मर्स है वो नई-नई टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है उसमें भी बहुत सारी न्यू-न्यू टेक्नोलॉजीज़ है। पर वहाँ से ग्राउंड तक टेक्नोलॉजी का पेनिट्रेशन नहीं हो पा रहा है। उन्होंने नए-नए टेक्नोलॉजीज़ और जो फार्मिंग प्रैक्टिसेज़, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज़ डेवलप तो कर रही है, पर वो इतना ज़्यादा अभी उनका कैम्पेन नहीं हुआ है और इतने ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस नहीं बढ़ी है कि वो उन सब टेक्नोलॉजीज़ को ग्राउंड लेवल पर अडॉप्ट कर सकें। अब हम इस स्पीच को पॉजिटिव वे में इसका वे फॉरवर्ड लिखेंगे। सबसे पहले एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो आता है कि हमें अवेयरनेस बढ़ानी है ताकि जो हमारी फार्मिंग कम्युनिटी है, वो इन सब टेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंस, इनका जो डेवलपमेंट में रोल है और ये कैसे उनकी इनकम्स लेवल को बढ़ा सकता है और उनको एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ले जा सकता है। इसके बारे में हमें अवेयरनेस फैलाना पड़ेगा। साथ ही साथ जो हमें सब्सिडीज़ अगर देनी है, तो हमें वाटर और पावर पर नहीं देनी है, हमें लोन वेवर्स पर नहीं देनी है, हमें कैपिटल पर देनी है। हमें इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, माइक्रो इरिगेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, हमें क्रेडिट फैसिलिटीज़ देनी है ताकि ये जो टेक्नोलॉजीज़ है, उसका अच्छे से अडॉप्शन हो और फार्मर्स के पास फार्म मैकेनाइज़ेशन करने के लिए क्रेडिट अवेलेबल हो और वो सब्सिडीज़ के थ्रू और इन टेक्नोलॉजीज़ को ईज़िली अडॉप्ट कर पाएँ। साथ ही साथ हमें कुछ प्लेटफ़ॉर्म बनाने पड़ेंगे, जहाँ पर जितनी भी नई-नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही है, जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इतने 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 डेवलपमेंट्स कर रहा है, जो साइंटिस्ट है इंडिया के और ये जो प्लानिंग कर रहे हैं, ये सारे ग्राउंड लेवल तक आए, जो फार्मर्स तक पहुँचे और सिर्फ़ ये टेक्नोलॉजीज़ न्यूज़ में ही नहीं बन के रह जाए, इनका ग्राउंड लेवल पे इम्पैक्ट दिखे। फिर हम इसमें ये भी लिख सकते हैं कि हम ये इस जो सस्टेनेबल ड्राइवन टेक्नोलॉजी है, जो एग्रीकल्चर को ड्राइव करती है, ये हमें फाइनली जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, जो कि पेरिस एग्रीमेंट के टाइम आए थे, जो हमें एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करने के लिए बारे में बताते हैं, जैसे कि हमें एनवायरनमेंट के साथ कैसे डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना है, उस प्रोसेस में भी हेल्प करते हैं। तो हम इसी को इन सब चीज़ों को, इस पूरी स्पीच को इसी पॉजिटिव वे में कंक्लूड करेंगे। हेलो एवरीवन, हमारा ऐसे टॉपिक है डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट, अ न्यू डिलेमा फॉर अ सिविल सर्वेंट। तो एक्चुअली हमें इस ऐसे को आंसर करने से पहले बेसिक टर्म्स जो हैं डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, डिलेमा, सिविल सर्वेंट में, ये क्लियर होनी चाहिए अपने माइंड में, जब भी हम एक इफेक्टिव ऐसे लिख पाएंगे। एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट तो आप सब जानते हैं, पर ये डिलेमा किस सेंस में बात कर रहा है ऐसे।
डिलेमा एक्चुअल में इस सेंस में है कि जो डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट है ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी है। कॉन्ट्राडिक्टरी ऐसे हैं जो हम अब ऐसे में बात करेंगे, ये उसी पर बेसिस पे कि एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट कैसे एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नॉर्मल इंपॉर्टेंस क्या है एनवायरनमेंट की हमारी लाइफ में। सबसे पहले आता है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि रिसोर्सेज, जैसे कि लैंड रिसोर्सेज है, सॉइल रिसोर्सेज है, ये सब हमें हमारी लाइफ को ईजी बनाने में हेल्प करते हैं। बहुत सारे रिसोर्सेज है जो हम यूज़ में लेते हैं इकोनॉमी के लिए, हमारा जो प्रोडक्शन होता है ये सब इकोनॉमी के जो पोटेंशियल है एनवायरनमेंट का उसी पर बेस्ड है। साथ ही साथ जो वाटर रिसोर्सेज है, जो हमारा फूड सिक्योरिटी है, फ्रेश एयर जो हमें मिलती है जो हमारी लाइफ के लिए क्रिटिकल है, ये सभी इन्वायरमेंट पे डिपेंड होती है। साथ कल्चरल बेनिफिट्स है, टूरिज्म वगैरह है, इसीलिए हम प्राकृतिक पूजा जैसी जो कल्चरल प्रैक्टिसेस है वो अपना रखी है हमने। बट जो डेवलपमेंट है वो भी हमारे लिए उतना ही नेसेसरी है। बट हमें जो दिक्कत आ रही है वो ये है कि अगर हम डेवलपमेंट को ज़्यादा फोकस करते हैं, डेवलपमेंट पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं तो एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट होता है नेगेटिवली। और अगर हम एनवायरनमेंट को ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं तो डेवलपमेंट अफेक्ट होता है कहीं ना कहीं। जानेंगे कैसे। जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो सीवियरिटी हो रही है, डिजास्टर्स वगैरह आ रहे हैं, साइक्लोन्स आ रहे हैं, ड्रॉट्स आ रहे हैं, ये अब एक्सट्रीम होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज धीरे धीरे हो रहा है वो क्यों हो रहा है? एंथ्रोपोलॉजिकल रीजंस के वजह से। एंथ्रोपोलॉजिकल रीजंस वो होते हैं जो ह्यूमन काइंड की वजह से होते हैं, जैसे कि जो फॉसिल फ्यूल एमिशंस हम कर रहे हैं, जो हम इंडस्ट्रीज सेटअप कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, उनसे बहुत ज़्यादा कोल का यूज़ होता है, थर्मल पावर प्लांट्स का एनर्जी जनरेशन में यूज़ होता है। इससे एमिशंस निकलते हैं जो कि इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है एनवायरनमेंट के लिए, ये एक्सटर्नलिटीज़ क्रिएट करते हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे अब डिलेमा की, कि डिलेमा इस केस में सिविल सर्वेंट्स कैसे फेस कर रहे हैं। डिलेमा एक तरह से धर्म संकट होता है, मतलब कि किसको चूज़ करें, डेवलपमेंट को या एनवायरनमेंट को। अब जैसे कि इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्योंकि जॉब क्रिएट करती है, या एक्सपोर्ट्स में करती है, ये प्रोडक्शन करती है, या हमारे लिए जो रिसोर्सेज है जैसे कि चेयर्स हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, अदर अदर तरह तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसमें हेल्प करती है, कैपिटल डेवलपमेंट में काम आती है। हमें एक्सपोर्ट्स करते हैं जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, और ये इसी तरह से हमारे फॉरेक्स अर्निंग्स में भी हेल्प करती है। बट साथ ही साथ इसका इन्वायरमेंट पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। जो इंडस्ट्रीज़ है ये जहाँ पे सेटअप की जाती है वो एक्चुअली फॉरेस्ट एरियाज रहता है, या प्रोडक्टिव लैंड एरिया रहता है जो कि एग्रीकल्चर या अदर का चीज़ों में काम आ सकता है। बट इसको उस लैंड को कन्वर्ट करके इंडस्ट्रियल सेटअप में लाया जाता है, इस वजह से डिफोरेस्टेशन होता है, और जो वहाँ की जो इकोलॉजिकल सेंटिटी है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, स्पेशीज़ का एक्सटेंशन होता है। के साथ इंडस्ट्रीज एमिशंस भी करती है, जो कार्बन एमिशंस होते हैं, मीथेन एमिशंस होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के होते हैं। ये इसी वजह से एसिड रेन का भी जो कॉन्सेप्ट है वो आया है, जिससे हमारा ताजमहल अभी इफेक्ट हो रहा है। सेकंड पॉइंट आता है कि जो इन्वायरमेंटल कंप्लायंस नहीं हो रहा है डेवलपमेंट का इन्वायरमेंटल कंप्लायंस वो होता है जैसे कि हम रिसोर्स का अनसाइंटिफिक यूज़ कर रहे हैं, रिसोर्सेज को अप्रोप्रिएटली यूज़ नहीं कर रहे हैं। मतलब जैसे कि अगर हम 100 रुपीज़ का कोई रिसोर्स ले ले रहे हैं तो उसकी 70% ही उसका यूज़ कर पा रहे हैं। ये इस प्रॉब्लम को कहते हैं फ्री राइडर प्रॉब्लम, क्योंकि हम जो हमें फ्री में इजीली अवेलेबल है उसकी हम वैल्यू नहीं कर रहे हैं। जैसे और साथ के साथ इसमें एक डिलेमा जो सिविल सर्वेंट्स फेस कर रहे हैं वो ये है कि हम इंडस्ट्रीज़ को, डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए हम बहुत सारे इंसेंटिव्स दे रखे हैं, बहुत सारी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट बना रही है, स्कीम्स निकाल रही है, जिससे कि हम है ना बिजनेस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। बिजनेस को अट्रैक्ट करने के वेज रहते हैं कि हम जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस है, जो मतलब ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इन फॉरेस्ट एरियाज, और इकोलॉजी और इन्वायरमेंट, जो अगर वेटलैंड एरिया है या कुछ इन्वायरमेंटल वाटर बॉडीज़ वगैरह डिस्टर्ब हो भी रही है, या कुछ और उसके नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ हैं वो हो भी रहे हैं, तो भी हम उसको उनको जो लाइसेंस है उस वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करने का वो दे रहे हैं। जैसे कि हम एग्जांपल दे सकते हैं, स्टेलाइट प्लांट के प्रोटेस्ट हुए थे तमिलनाडु में। उसका रीज़न यही था कि वहाँ की जो इंडस्ट्री थी वो जॉब क्रिएट कर रही थी, वहाँ पे लोगों को रोजगार मिल रहा था, और बहुत सारे सारे उसके बेनिफिट्स थे वहाँ पर, कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर आता था, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी फैसिलिटीज़ थी। बट साथ ही साथ जो उसके जो इमिशंस थे और जो उसका जो वेस्ट मटेरियल था वो वहाँ की लोकल इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा था। जो यहाँ पर थर्ड पॉइंट आता है वो है इरेशनल सब्सिडीज़। इरेशनल सब्सिडीज़ इन द सेंस कि जैसे कि हम एग्रीकल्चर देखते हैं तो एग्रीकल्चर में फार्मर्स को पंजाब और हरियाणा में देखो, जब ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था तो बहुत ज़्यादा वाटर सब्सिडीज़, पावर सब्सिडीज़, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडीज़ दे रखी थी। उस वजह से हुआ क्या था कि उनको वाटर, पानी के लिए और बिजली के लिए कुछ भी पेमेंट नहीं करना पड़ा था, जो उनके बिल नहीं आते थे उनको फ्री सब्सिडीज़ दी गई थी। उस वजह से उन्होंने उनकी जो यूज़ था वो भी इरेशनल रखा, मतलब जितना उन्हें ज़रूरत थी उससे कहीं ज़्यादा यूज़ करा। इस वजह से हम बहुत सारे इश्यूज हुए थे कि जो सॉइल की क्वालिटी डिग्रेड हो गई, वहाँ पे अल्कलिनिटी हो गई, सेलिनिटी हो गई, सॉइल इरोजन हुआ, और इस वजह से जो अब यील्ड्स हैं, जो प्रोडक्शन हो रही है क्रॉप्स की, वो डिक्रीज हो रही है। साथ ही साथ अगर हम देखें जाए तो जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में, वो आज बहुत ज़्यादा लॉस, घाटे में है। इसका जो पॉइंट, जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो है कि हम एक्चुअल जो वैल्यू है एनवायरमेंटल रिसोर्सेज की वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें डेवलपमेंट दिख रहा है, हमें एनवायरमेंट की वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से।
अब हम आते हैं इसके वे फॉरवर्ड पे और कंक्लूजन वाले पार्ट पे। जो वे फॉरवर्ड को स्टार्ट करने के लिए हम इसमें सुप्रीम कोर्ट को लिख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो जो प्राइमरी जो हमारा वे फॉरवर्ड लिखेंगे हम सिविल सर्वेंट के कंटेक्स्ट में, कि कैसे वो इस डिलेमा को रिजोल्व करे। तो हम इसमें स्टार्ट करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हमें एक बैलेंस इस्टेब्लिश करना है, किसके बीच में, एक इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के बीच में और डेवलपमेंट के बीच में, ताकि ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट ना जाए। हम ये बैलेंस कैसे इस्टेब्लिश करेंगे, ये अब हम इस पर बात करेंगे इस ऐसे में। सबसे पहले हम फॉलो करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। आप सभी जानते होंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, कि हम जो अभी अवेलेबल रिसोर्सेज है उनको ऑप्टिममली यूटिलाइज करें, ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है उनको भी इसका प्रॉपर उतना ही लाभ मिले। उसके साथ हमें इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो स्टडीज़ होती है उनको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करना है, ताकि जितना से ज़्यादा इन्वायरमेंट पे नेगेटिव इफेक्ट है डेवलपमेंट का उसे मिनिमाइज किया जा सके। हमें उसके साथ ही फोकस करना है ग्रीन इकोनॉमी पे और ग्रीन जीडीपी पे, जो कि हमारे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल बनाए। इसमें हमें साथ के साथ जो सिटीजन का पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज करना है, ताकि जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना वो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल भी हो और उसमें लोगों का भी पार्टिसिपेशन हो। यही हमें इस ऐसे को पॉजिटिवली कंक्लूड करना है। हमें इस क्वेश्चन में एक स्पीच प्रिपेयर करनी है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए ऑन द ओकेशन ऑफ वर्ल्ड साइंस डे। एक्चुअल में जो टॉपिक है वो है साइंटिफिक टेम्पर के ऊपर है। साइंटिफिक टेम्पर का जो रूरल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है ना उसमें भी पर्टिकुलरली वुमेन के ऊपर। इस स्पीच में हमें साइंटिफिक टेम्पर का रोल पे बात करनी है, कि वो कैसे जो वुमेन सेक्शन है रूरल एरियाज़ में उनको एम्पावर कर सकता है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दे सकता है। सबसे पहले हमें साइंटिफिक टेम्पर का मतलब पता होना चाहिए। साइंटिफिक टेम्पर होता है एक एटीट्यूड होता है, ये लॉजिकल थिंकिंग के बेसिस पे, कि हम कुछ भी चीज़ अपने सामने देख रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं, उन चीज़ों को क्वेश्चन कर रहे हैं, उन चीज़ों को टेस्ट कर रहे हैं। हम जो हमें दिख रहा है बस हम उनसे मान ही नहीं रहे, हम उस चीज़ को प्रोसेस कर रहे हैं। उस पूरी प्रोसेस को कहते हैं साइंटिफिक टेम्पर। इसमें हमें सबसे पहले पता होना चाहिए साइंटिफिक टेम्पर का मतलब। साइंटिफिक टेम्पर एक एटीट्यूड है काई का, लॉजिकल थिंकिंग का, कि जो भी हम देख रहे हैं, जो भी हमारे आमने सामने है, हम उसको प्रोसेस कर पाएँ, उसको हम एनालाइज कर पाएँ, उसको हम अच्छे से ऑब्जर्व करें, उसको हम टेस्ट करें, ताकि हम जो हमें दिख रहा है या जो हमें बताया जा रहा है हम उसे ऐसा कैसा मान नहीं ले, हम उसे क्वेश्चन करें, हम उसे साइंटिफिकली देखें चीज़ों को। हम इसी में इंट्रोडक्शन में ये भी मेंशन करेंगे कि जो जवाहरलाल नेहरू हैं, जो हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी बुक थी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसमें उन्होंने लिखा था कि साइंटिफिक टेम्पर हमारे जीने का तरीका होना चाहिए। साथ ही साथ हम इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि जो आज का जो मॉडल वर्ल्ड है उसमें साइंस की बहुत इम्पोर्टेंस है। हम देख रहे हैं कि लगातार ही साइंस में बहुत ज़्यादा एडवांसेस आते जा रहे हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 आ चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में भी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स हुआ, बिग डेटा हुआ, रोबोटिक्स हुआ, ये आजकल हमारे लिए चीज़ें कॉमन होती जा रही हैं। इसलिए इन सब चीज़ों को अगर हम रूरल सेक्शंस में, जो रूरल एरियाज़ में जो वुमेन है, अगर हम उनको ये साइंटिफिक टेम्पर प्रोवाइड करते हैं, तो जो जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, इनको वो अच्छे से समझ पाएगी और इनसे जो अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप हो रही है उनको वो गेन कर सके, ताकि उनका भी एम्पावरमेंट हो। हम स्पीच में ये भी मेंशन करेंगे कि जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, उसमें भी साइंटिफिक टेम्पर के डेवलपमेंट के पे फोकस किया गया है, कि हमको सभी सिटीजन्स को साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना चाहिए। साथ ही साथ अब जो अभी प्रेजेंट में वर्ल्ड में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, उसके साथ इंडिया को भी ग्रो करना पड़ेगा। तो इंडिया को ग्रो करने के लिए लोगों में साइंटिफिक टेम्पर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोगों को अपनाना पड़ेगा इस तरीके को जीने के, ताकि हम भी ग्रो कर सकें और डेवलप कंट्री बन सकें। जो रूरल एरियाज़ में वुमेन हैं, वो जनरली एग्रीकल्चर में ही एसोसिएटेड है। देखा जाता है कि फेमिनाइज़ेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो चुका है और मेनली हाउस होल्ड वर्क में उनका इन्वॉल्वमेंट है। वो इंडस्ट्रीज़ या किसी अदर जॉब नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में काम नहीं करती है। साइंटिफिक टेम्पर से वो एग्रीकल्चर में रिवॉल्यूशन ला सकती है। नई-नई जो टेक्नोलॉजीज़ है, जो फार्म मैकेनाइज़ेशन हो रहा है, उनको इरिगेशन हो रहा है, लैंड का प्रोडक्टिव यूज़ हो रहा है, इसमें साइंस से वो और ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकती है। साथ ही साथ न्यू टेक्निक्स बना सकती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग हुई, ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग हुई, ये सब चीज़ों को और अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकती हैं। साथ ही साथ इनसे एग्रीकल्चर राइज़ करेगा, हमारी जीडीपी को भी ग्रोथ होगी, फूड सिक्योरिटी होगी, ये सब है। और इसमें मेन पॉइंट ये है कि वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, वुमेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आगे आएँगी। उनका इसमें साथ के साथ सोशल एम्पावरमेंट और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी होगा।
स्पीच में हमें साथ ही साथ ये भी बताना पड़ेगा कि इन सब चीज़ों में ये लग तो रहा है हमें बहुत अच्छा है, ऐसा है, ये होगा, इसकी इतनी-इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, बट चैलेंजेस क्या हैं? क्या वुमेन सेक्शंस जो हैं रूरल एरियाज़ में उनके लिए क्या ये ईज़ी है साइंटिफिक टेम्पर को अपनाना? अब हम इसमें चैलेंजेस की बात करेंगे। सबसे पहला चैलेंज आता है पैट्रियार्की कि हम वुमेन सेक्शन को हम आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं। हमने शुरू से ही उन्हें सेकंड ग्रेड सिटीज़न्स मान रखा है। ये पैट्रियार्की है जो हमारी सोसाइटी में है, ये एक रिग्रेसिव सोशल नॉर्म है, हमें ये चेंज करना पड़ेगा। उसके साथ-साथ ही जो एजुकेशन है, जो लिटरेसी, फीमेल लिटरेसी वो इंडिया में बहुत नीचे है, स्पेशली विलेजेस में लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता है, कॉलेज नहीं भेजा जाता है, इस वजह से उनका एजुकेशन लेवल्स है वो भी बहुत कम है। साथ ही साथ हमें ट्रेडिशनल चीज़ें जो हैं उस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हाउस होल्ड वर्क है, ये सारी की सारी वुमेन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो हमें इससे भी उनको वो बाहर नहीं निकल पाती जो इन सब चीज़ नई-नई जो टेक्नोलॉजीज़ है और स्किल्स है वो डेवलप कर सकें। इसके लिए अब हमें सॉल्यूशन भी देना होगा स्पीच में कि हम क्या कर सकते हैं कि जो चैलेंजेज़ हैं, उनको हम काउंटर कर सकें। सबसे पहले हमें जो लोगों का जो बिहेवियर है, उसको चेंज करना पड़ेगा। हमें बताना पड़ेगा कि वुमेन और मेन इक्वल हैं और सोसाइटी में वो दोनों की इक्वल स्टैंडिंग्स है। साथ ही साथ हमें इसके जो एजुकेशन लेवल है, वो दो इंक्रीज़ करने पड़ेंगे। हमें एक चेंज लाना है कि जहाँ पे फीमेल सेक्शन ऑफ जो सोसाइटी है, उन्हें भी इक्वली स्कूल भेजा जाए, उन्हें हायर स्टडीज़ के लिए भेजा जाए। इसी से ही धीरे-धीरे साइंटिफिक टेम्पर है, जो उसका इन्वॉल्वमेंट होगा हमारी सोसाइटी में। साथ ही साथ हमें जो जो जैसे कि जो पंचायत मेंबर्स होते हैं इनका भी इसमें इन्हांस्ड रोल रहता है। पंचायत मेंबर्स का भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है क्योंकि वही हैं जो आगे आ सकते हैं और उनकी जो पूरी लोकल कम्युनिटी है उसको इसके फ़ायदे और नुकसान बता सकते हैं। इससे वो बता सकते हैं कि वुमेन का अगर पार्टिसिपेशन बढ़ता है तो पूरी विलेज कम्युनिटी के लिए कितना अच्छा है, कितना अच्छा डेवलपमेंट होगा और पूरे देश का कैसे डेवलपमेंट होगा। यही पूरी चीज़ को हम पॉजिटिवली कन कंक्लूड करेंगे इस स्पीच में।